नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। वोट चोरी के आरोपों से घिरा और एसआईआर की प्रक्रिया में तमाम सवालों से घिरा चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिन का दौरा पूरा कर चुका। दौरे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा कि यहाँ पर दिल्ली में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका जो अनुभव था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से भी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। और हुआ वही। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिस तरह के वहाँ सवाल पूछे गए उनके जवाब ज्ञानेश कुमार के पास नहीं थे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास नहीं थे। और होते भी कैसे, क्योंकि वो सवाल वही सवाल है जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, विपक्ष जिनकी पड़ताल करके लोगों के सामने ला कर रख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग उन सवालों को लेता तक नहीं, यानी उन सवालों को स्वीकार तक नहीं करता है और जवाब के रूप में कह देता है कि ये सारी बातें झूठी हैं। लेकिन अब चूंकि मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है एसआईआर का, और आरोप जो लग रहे हैं वो 1-2 जगह पर नहीं लग रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर लग रहे हैं, एक ही तरह के आरोप लग रहे हैं, और वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्या दुरभिसंधि रच रहा है, वोट चोरी को कैसे अंजाम दे रहा है। ये अभी तक केवल आरोप दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो सारी सच्चाई अब दिखाई पड़ रही है। चाहे वो आनंद सीट का मामला हो, चाहे वो महादेवपुरा सीट का कर्नाटक में वहाँ का मामला हो, चाहे और जगहों का मामला हो, या फिर कुछ तमाम ऐसी जगहें हैं जो लगातार अभी चर्चा में आने वाली हैं, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम होगा। इन सवालों को लेकर बहुत असहज स्थिति का सामना एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को सामना करना पड़ा उसका, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी दिल्ली में, और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। एसआईआर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। चूंकि एसआईआर पर अब फाइनल लिस्ट आ गई है, 30 सितंबर को जारी कर दी गई है, और उस फाइनल लिस्ट में भी बड़ी संख्या में नाम निकाले गए हैं। ये फाइनल लिस्ट जो आई है, इसमें ये तो पूरी तरीके से दिखाई पड़ा है कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को रगड़ा गया है, चुनाव आयोग पर सख्ती दिखाई गई है, आदेश उसको जिस तरीके से कई जारी किए गए हैं, उनका असर वहाँ दिखाई पड़ा है। और जिस तरह से राहुल गांधी खास तौर पर तमाम सबूत लेकर आ रहे हैं, तमाम एविडेंस लेकर आ रहे हैं, उन चीज़ों का भी असर दिखाई पड़ा है कि उनको दुरुस्त करने की कोशिश, ऐसा लग रहा है कि कुछ की गई है, यानी डैमेज कंट्रोल करने की। लेकिन एसआईआर पर तमाम सवाल अभी भी हैं। आपने जितने लोगों को बाहर कर दिया है, आप करीब जो वहाँ पर एक पूरी सूची जो आपने तैयार की है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में बाहर करने वाले कौन से लोग हैं जिनको बाहर किया आपने तो पूरा संख्या बता दी कि इतने मृतक थे, और इतने 2 जगह पर या 2 से ज़्यादा जगह पर एनरोल्ड थे, और इतने जो है वो पलायन कर गए अपने घर को छोड़कर, अब दूसरे जगहों पर चले गए हैं, इसलिए उनको हमने बाहर कर दिया। लेकिन उसके पहले जो शोर मच रहा था कि यहाँ विदेशी लोग आकर वो वोटर बन गए हैं बिहार में बड़ी संख्या में, और ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या उन्हीं विदेशी लोगों ने अभी जो इस समय बिहार की सरकार चल रही है उसको चुना, और साल भर पहले उन्हीं विदेशी लोगों ने 40 लोकसभा सीटों पर चुनकर सांसद भेजे हैं, जिनकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए, सरकार चला रहे हैं केंद्र सरकार की। इसका भी जो फाइनल लिस्ट आई, इसमें इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला कि कितने विदेशी लोग हैं। अब ये सवाल तो पूछे जाने ही थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सवाल पूछे गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब सवाल ये पूछा गया वहाँ पर देखेंगे आपकी किस तरीके से जो प्रतिक्रिया थी। एक पत्रकार ने पूछा वहाँ पर कि वोट चोरी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से ये कि एक ही घर में कई मतदाता पाए गए हैं, इस तरह की घटनाएं और जगहों पर हो रही हैं, उनको लेकर चुनाव आयोग ने क्या किया है, और क्या उस तरह की घटनाओं को रोकने की क्या कोशिश की गई है। उनका जवाब सुनिए इस सवाल पर। कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते, या जिन लोगों को पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है,
तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। और इसके बाद तो जो एक कह लीजिए कि असहज स्थिति ज्ञानेश कुमार के सामने तब आई जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्यमित्र, इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप जब इसकी चुनाव जब SIR बन रही थी तब भी चर्चा हो रही थी और अभी भी चर्चा हो रही है कि घुसपैठिए आ गए हैं और घुसपैठिए जो है वो तमाम ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो क्या उस तरह के कुछ घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए हैं जिनकी पहचान की गई है? नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर ID बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। और आपको याद होगा कि घुसपैठियों की बात कौन कर रहा है? घुसपैठियों की बात गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता तो कर ही रहे हैं। हालांकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से आपकी सरकार है और 20 साल से उस बिहार में आपकी सरकार है, आपके समर्थन वाली सरकार है, ये घुसपैठिए कैसे चले आ रहे हैं और पूरी तरीके से आप ही के द्वारा नियंत्रित सिस्टम में आकर वो घुसपैठिए वोटर भी बन जा रहे हैं और आप उनकी बात करके आप उनके मतदाता बन जाने की पीड़ा भी जता रहे हैं। तो आखिर मतदाता बन कैसे गए और बनने के बाद उनको मतदाता सूची से हटाया क्यों नहीं जा सका? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन अब ये तो जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, गृह मंत्री खुद ही हैरान हो रहे हैं। हालांकि उनकी हैरानी के पीछे कारण क्या है वो अलग मसला है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के सामने जब वो सवाल आया तो फिर उनकी आप प्रतिक्रिया देखिए। जवाब तो आना नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया देखिए और किस तरीके से उसको गोल मोल करने की कोशिश उन्होंने की। और जब इसी तरीके से लगातार सवाल पूछे जाते रहे तो फिर वो उठकर चल दिए, क्योंकि अब इन सवालों के जवाब वो क्या दें? उनके पास जवाब तो है नहीं, और जवाब है नहीं और जवाब देंगे तो फिर अपने ही जवाब में कई और ऐसे सवाल निकल आएंगे जिनका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो फिर निरुत्तर दिखाई पड़े और इसका मतलब कि ये जो आरोप हैं वो सही आरोप हैं और उन चीज़ों से, उन सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, उसी दिन फिर आरोप लगाया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की नेता, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा। उन्होंने कहा कि करीब 23 लाख महिलाओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार जी ने, मैं कहूंगी, हमारी बिहार की 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया है। 30 सितंबर को जो सूची आई है उससे पता लगता है कि बिहार की 23 लाख महिलाएं इस बार वोट नहीं दे पाएंगी। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और ये भी कहा कि ये जो महिलाएं हैं ये पूरे बिहार में नहीं बल्कि उन करीब 59-60 सीटों की पूरी सूची है जहां इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था पिछले चुनाव में, 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में। ये एक उनका बड़ा आरोप है और कहा है कि उन्होंने जानबूझकर महिलाओं को इंटेंशनली वहां से मतदाता सूची से हटाया गया है। अब क्या है, इस पर भी सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन एक गंभीर आरोप है और ये आरोप उन्होंने जो लगाया है कि भाई 23 लाख महिलाओं को हटा दिया गया। तो मसला ये है, और आज आपको पता ही है कि सुनवाई जो अंतिम दौर की अब सुनवाई हो रही है SIR पर, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, होकर वो तो मतदाता सूची भी तैयार हो गई, फाइनल लिस्ट उसकी आ गई, लेकिन ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दौर की सुनवाई अभी चल रही है, आज सुनवाई होगी, आज और कल भी।
अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में किसी एक भी लेवल पर कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देगा, और न सिर्फ ये बिहार पर लागू होगा बल्कि आप दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से एसआईआर नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी आप कर चुके हैं, और कई जगहों पर उस प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया भी जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनाव आयोग को ये लगा नहीं होगा कि जिस तरीके से उसको तमाम सवालों की बौछारों का सामना करना पड़ा था दिल्ली में, और जिन सवालों के पास उसके पास उत्तर नहीं थे जिन सवालों के, उसी का सामना, उन्हीं बौछारों का सामना उसे पटना में भी करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ा, और तमाम सवाल उनसे पूछे गए जिनके उनके पास जवाब नहीं थे। एसआईआर की फाइनल सूची, मतदाता सूची तैयार कर दी गई है, लेकिन पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो उस पर मामला चल रहा है और क्या होता है। और एक चीज़ और है, मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल गया, पहली बात तो ये था कि जिन राजनीतिक दलों को विचार विमर्श के लिए, बातचीत के लिए बुलाया गया था, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठे। सवाल ये उठे कि जिन राजनीतिक दलों की बिहार में कोई मौजूदगी नहीं है उनको तो इनवाइट किया गया, बहुजन समाज पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, उनके विधायक भी हैं, जो हम पार्टी के नेता हैं यानी जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी को नहीं बुलाया गया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को नहीं बुलाया गया, और कई छोटी पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। वो छोटी पार्टियां भले हैं लेकिन बिहार में उनका प्रभाव है, चुनाव लड़ती हैं, उनके विधायक सांसद बनते हैं। तो इसको लेकर भी सवाल उठे कि आप जिनका यहाँ कोई मतलब नहीं है, जनाधार नहीं है, आप उनको तो इनवाइट कर रहे हैं, और चुनाव बिहार विधानसभा के होने हैं, लेकिन जिनका आधार है, जिनके पास एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, आप उनको नहीं बुला रहे हैं। तो ये आपका क्या पैरामीटर रहा बुलाने का। और दूसरी बात, इस राजनीतिक दलों से मुलाकात के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के तमाम ऐसे बयान आए जिनको अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला, और तमाम झूठ उनके पकड़े। बहुत सारी सूची लेकर भी सीपीआई माले गई थी उनके सामने, और सीपीआई माले के नेता महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो ये कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ये बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एसआईआर पर उन्हें सभी राजनीतिक दलों ने बधाई दी है। तो आखिर ये किस आधार पर कह रहे हैं कि और विपक्षी दलों ने तो कोई उनको बधाई नहीं दी, बल्कि एसआईआर को लेकर सवाल ही उठाए हैं और अभी भी उठा रहे हैं। इतने सवाल उठाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो इस एसआईआर पर उनको बधाई देने वाले कौन से राजनीतिक दल हैं, और अगर एक दो हैं तो वो सारे दलों का नाम कैसे ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त बुरी तरीके से घिरे नजर आए, न सिर्फ वहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों पर, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसको लेकर राजनीतिक दलों के निशाने पर वो नए सिरे से आ गए। अब देखना यह है कि चुनाव की घोषणा कब करते हैं। हाँ, चुनाव की घोषणा को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना था कि ये 22 नवंबर से पहले हो जाएगा। अरे भाई, 22 नवंबर से पहले तो विधानसभा बनी ही जाएगी, क्योंकि बनानी पड़ेगी। 22 नवंबर को विधानसभा का जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो खैर, चुनाव की घोषणा जब करनी होगी तब करनी होगी, क्योंकि अभी मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है, और सुप्रीम कोर्ट तो इसी पर आपत्ति जताएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, दौरा क्यों कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर आप इतने बयान क्यों दे रहे हैं, एसआईआर की आपने फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। ये सारे सवाल हैं, जबकि वो पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई उस पर चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख और रवैया होता क्या है वो देखने वाली बात होगी। पर जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव आयोग के लिए, और ख़ास तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए ठीक नहीं हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।